Good morning, dear student. I am Dr. Mamta Solanki from Government College Begu. आज का जो टॉपिक है वो मियोसिस है। मियोसिस, जिसको कि अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ऐसी कोशिकीय विभाजन जिसमें मात्र कोशिकाएं 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं तथा प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। अर्थात ये एक मदर सेल है जिसमें मियोसिस के फलस्वरूप एक रिडक्शन डिवीज़न होता है और ये द्विगुणित से एन अगुणित कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें एक मियोसिस सेकेंड होता है जो कि एक इक्वेशनल डिवीज़न है, समसूत्री विभाजन का एक प्रकार है और ये 4 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। मियोसिस की जो प्रक्रिया है वो 2 क्रमोगत प्रक्रिया मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में विभक्त होती हैं। फर्स्ट जो होती है उसको रिडक्शन डिवीज़न या हेट्रोटाइपिक डिवीज़न कहा जाता है, जबकि मियोसिस सेकेंड को मियोटिक डिवीज़न या फिर होमोटाइपिक डिवीज़न कहा जाता है। मियोसिस जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द मियोन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कम करना। मियोसिस की खोज स्ट्रासबर्गर ने पादपों में की थी तथा मियोसिस का नाम फार्मर व मूर ने 1905 में दिया था। यह विभाजन हमेशा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में व उनकी जनन कोशिकाओं में होता है। जिन कोशिकाओं में मियोसिस होता है उन्हें मियोसाइट कहा जाता है। द्विगुणित होते हैं पौधों में इस विभाजन के द्वारा बीजाणु जनन तथा जंतुओं में युग्मक जनन की क्रिया होती है। मियोसाइट, जिसको कि मदर सेल ऑफ मियोसिस कहा जाता है, यहाँ पर गैमेटोसाइट और स्पोरोसाइट्स होते हैं, जो कि एनिमल्स में गैमेटोसाइट्स होते हैं और स्पोरोसाइट्स प्लांट्स में होते हैं, जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स में। गैमेटोसाइट्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक नर में और एक मादा में। स्पर्मेटोसाइट टेस्टिस में होती है, जबकि oocyte ओवे में जो ओवरी होता है उसमें उपस्थित होती हैं। मियोसिस में निम्न घटनाएं होती हैं, जिसमें 2 फेजेस हैं, एक तो इंटरफेज और एक डिवीज़न फेज। इंटरफेज या कोशिका चक्र जिसे कहते हैं, इंटरफेज G1, S और G2 प्रवस्थाएं होती हैं और इसमें विभाजन प्रवस्था में 2 होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिसमें कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती है। इसी तरह से मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज और टेलोफेज सेकेंड अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। इंटरफेज प्रवस्थाएं, अब हम प्रत्येक जो अवस्था है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेज प्रवस्थाएं जो कि कोशिका चक्र की प्रथम प्रवस्था, जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट के पहले होती हैं, जो कि माइटोसिस के समान होगी। इसमें G2 अवस्था नहीं होती है और इसमें 3% डीएनए को छोड़कर शेष डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि 3% का प्रोफेज फर्स्ट में होता है। क्रोमोसोम जो मॉडल का रूप है, प्रोफेज फर्स्ट में इनका डुप्लीकेशन होता है, जिसमें गुणसूत्र डायड के रूप में बदल जाते हैं, जबकि माइटोसिस में इंटरफेज में ही गुणसूत्र का डुप्लीकेशन हो जाता है। इंटरफेज में के बाद मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ होती है, क्योंकि जो एस प्रवस्था है उस प्रवस्था में गुणसूत्र का डुप्लीकेशन हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट, इसमें मात्र कोशिकाएं 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट में निम्नलिखित अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में जो कि सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है और इसी प्रवस्था में जीन विनिमय की क्रियाएं होती हैं और इस प्रोफेज फर्स्ट को 5 उपअवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले है लेप्टोटीन, जिसको कि तनुसूत्र अवस्था कहा जाता है। इस प्रवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं पतले धागेनुमा व्यवस्थित होते हैं और क्योंकि इंटरफेज प्रवस्था का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो बिखरे हुए रहते हैं, उसमें हमें गुणसूत्र नज़र नहीं आते हैं, एक गुच्छा सा या जालीनुमा संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे लेप्टोटीन प्रवस्था आती है गुणसूत्र संगठित हो जाते हैं
और पतले धागेनुमा संरचना के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क संघनित होकर पतले धागे जैसे गुणसूत्र में बदल जाता है और यहाँ संघनन प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र पर क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे गुणसूत्र मणिकाकार दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो उपस्थित होते हैं वो आधे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि आधे फादर से आते हैं और आधे मदर से आते हैं। वो समजात गुणसूत्र के रूप में ऐसे पेयर में उपस्थित होते हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देखते हैं, पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। समजात गुणसूत्र उन्हें कहते हैं जिनका आकार, आकृति, उन पर उपस्थित जीन की संख्या आदि व्यवस्था समान होती है। कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र केंद्र के एक किनारे में और गुच्छे में एक और एकत्रित हो जाते हैं एवं गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के इन गुच्छों को बुके अवस्था कहा जाता है। और बुके अवस्था, एक क्वेश्चन आता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, बुके अवस्था किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जाइगोटीन अवस्था, जिसको कि पेयरिंग स्टेज कहा जाता है। गुणसूत्र में संघनन जारी रहता है और इस प्रावस्था में गुणसूत्र और अधिक संघनन हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और जिसमें जो सिनेप्सिस की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। गुणसूत्र के जोड़ों का युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। जब ये जोड़े बना लेते हैं तो इनको बाइवेलेंट कहा जाता है। गुणसूत्र के सिनेप्सिस के फलस्वरूप प्रत्येक जीन अपने और उस एलील के निकट आ जाते हैं जो समजात गुणसूत्र पर स्पष्ट होते हैं। सिनेप्सिस 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटो टर्मिनल, किनारों से सेंट्रोमियर तक होते हैं, और प्रोसेंट्रिक, जिसमें कि सेंट्रोमियर के समीप के सिरों की ओर होते हैं। ये इस तरह से इनकी पेयरिंग होती है। मिक्स्ड, अनेक स्थानों पर एक साथ प्रारंभ होती हैं। ये इस प्रकार के सिनेप्सिस की क्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की। बाइवेलेंट में के गुणसूत्र संघनन के कारण मोटे व छोटे होने लगते हैं। बाइवेलेंट के दोनों गुणसूत्रों के मध्य ऐसी कि प्रोटीन प्रकृति की विशेषता के विशेष संरचना का निर्माण होता है, जिसे कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर में सहायक होता है। ये जो गुणसूत्र हैं जिनमें कि ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ये विभिन्न प्रकार के सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके फलस्वरूप, क्योंकि सिनेप्सिस जब होगी तब ये क्रोमोसोम का आदान प्रदान होगा। ये है नेक्स्ट पैकाइटिन अवस्था, जिसको कि स्थूल सूत्रावस्था कहा जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम बहुत अधिक संघनित हो जाते हैं और पास पास आकर इस तरह की व्यवस्था या इस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण अवस्था होती है पैकाइटिन अवस्था। इसमें गुणसूत्र में अधिक संघनन होने के कारण गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र में विभाजन होता है, जिससे कि बाइवेलेंट से नए क्रोमेटिन का निर्माण होता है, जिसमें बाइवेलेंट का 4 क्रोमेटिड वाले गुणसूत्र में बदल जाते हैं और ये शेष जो होते हैं रेप्लिकेशन इसके साथ हो जाता है। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में लिपटकर अपने खंडों के एक दूसरे जो खंड होते हैं उसका आदान प्रदान करता है, जिसको कि क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो वर्ड था वो कैस्ट्रल व मॉर्गन द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कोई ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिलते, कुछ गुण माता से आते हैं और कुछ पिता से, क्योंकि वहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से खंडों का आदान प्रदान होता है। एंडोन्यूक्लियस द्वारा क्रोमेटिन के कुछ भाग टूटते हैं, टूटे हुए भागों का आपस में आदान प्रदान होता है। डीएनए लाइगेज द्वारा टूटे हुए भागों को आपस में जोड़ा जाता है। डिप्लोटीन अवस्था, जिसमें कि काइस्मेटा व टर्मिनलाइजेशन स्टेज होती है, जहाँ जो पेयरिंग हुई है वो अब सेपरेट होएगी। ये जैसे ये पेयरिंग हुई है, अब ये धीरे धीरे सेपरेट होंगे। डिप्लोटीन की प्रारंभिक अवस्था में क्रॉसिंग के तुरंत पश्चात क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर काइस्मेटा का निर्माण हो जाता है, जिनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। नॉन क्रोमेटिन में ऐसे स्थान जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद काइस्मेटा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं काइस्मेटा कहलाते हैं। टेट्रावैलेंट के दोनों गुणसूत्र सेंट्रोमियर के सिरों की तरफ एक दूसरे से जिप की तरह पृथक या अलग होने लगते हैं, जिसको कि काइस्मेटा के टूटने का कारण होता है। इस घटना को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये घटना जो होती है वो बाद के गुणसूत्रों का संबंध शीर्षस्थ काइस्मेटा के द्वारा बना रहता है। गुणसूत्रों में संघनन होता रहता है। सेंट्रियोल्स विपरीत ध्रुव की तरफ
गमन करने लगते हैं और केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली विलुप्त हो जाती है। oocyte में डिप्लोटिन स्टेज की जो अवधि होती है लंबी होती है और हो सकता है ये बहुत महीनों से वर्षों तक हो। अंडकों में इस समस्या से गुणसूत्र असंगठित हो जाते हैं और आरएनए का संश्लेषण होता है। कुछ उभयचरी अतिपीतकी कशेरुकों में ऐसा होता है। इनमें गुणसूत्रों के क्रोमेटिड अधिक लंबे होकर पार्श्व लूप का निर्माण करते हैं, जिसे कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट की शॉर्टेज स्टेज है, सबसे छोटी स्टेज है। काइजमेटा के खुल जाने एवं कम हो जाने के कारण गुणसूत्र छल्लेदार हो जाते हैं। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव में पहुंच जाते हैं और एस्ट्रियल रे जो होती है उसका निर्माण, ये जो एस्ट्रियल रे हैं ये तारक काय हैं, इनसे तारक जो एस्ट्रियल्स होते हैं तारक रेज निकलती हैं, ये तर्कुतंतु हैं। और इस अवस्था में तर्कुतंतु आदि का फॉर्मेशन विपरीत ध्रुव की तरफ गमन हो जाता है। अवस्था के अंत में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। ये तो हुआ अभी हमारा प्रोफेज फर्स्ट, जो कि 5 उपावस्था में बांटा गया था। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 प्रवस्था है। इन प्रवस्थाओं में अभी तक क्या हुआ, क्योंकि पूरी प्रोफेज अवस्था जो होती है उसमें केंद्रक की झिल्ली विलुप्त हो जाती है, तारक काय का फॉर्मेशन हो जाता है, वो विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 5 उपावस्थाएं थी तो क्रोमोसोम जो है वो संघनित होकर उनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो चुकी है और ये मध्य जो प्लेट है उसमें आकर व्यवस्थित हो चुके हैं। अब ये यहाँ से मेटाफेज प्लेट में तर्कोतंतुओं का निर्माण पूर्ण में हो जाता है, जिसमें कि जो बाइवैलेंट होते हैं मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज का मतलब ही यह है जब क्रोमोसोम मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये बाइवैलेंट जो हैं वो क्रोमोसोम वाले स्थान से एक दूसरे से विपरीत होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, पर मेटाफेज अवस्था में केवल ये मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज अवस्था में ऐसा होता है कि ये विपरीत ध्रुव की ओर गमन करते हैं। बाइवैलेंट के समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और इसे डिसजंक्शन कहा जाता है, जहाँ टेट्राइड डायड में वे डिप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पृथक्करण इसी अवस्था में होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ऐसे गुणसूत्रों को डायड कहा जाता है। डायड गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं और एनाफेज मूवमेंट कहा जाता है। इसमें प्रत्येक ध्रुव में ध्रुव के गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय प्राप्त होता है। इस प्रकार गुणसूत्रों की वास्तविक संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट जो है यहाँ हमने पढ़ा एनाफेज। उसके बाद जो टीलोफेज प्रावस्था में क्या होता है, ये जो डायड बने हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब इनमें फेरो बनती है, जिससे कि ये 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर ER केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण हो जाता है। केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। तर्कुतंतु लुप्त हो जाते हैं और गुणसूत्र पुनः पतले व लंबे हो जाते हैं। एक कोशिका में 2 संघनित केंद्रों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है और टीलोफेज के अंत में सेल में जो फरो बनती है उससे वो पूरी अलग विभाजित हो चुकी होती है। टीलोफेज स्टेज के पश्चात साइटोकाइनिन हो जाता है, जिससे एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के पश्चात बनी 2 पुत्री कोशिकाओं की विश्राम अवस्था होती है, जिसमें DNA रेप्लिकेशन सिंथेसिस नहीं होगा और मियोसिस फर्स्ट व सेकंड के बीच के अंतराल को हम इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा अर्धसूत्री विभाजन की मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम जो भाग है वो। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे। मियोसिस सेकंड जो है वो सामान्य जो अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं वैसा ही है, लेकिन आप अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न जो स्टेजेस हैं, क्योंकि प्रोफेज की 5 उपावस्थाएं हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपका काम है। आप उसको चित्र बनाइए, सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको याद कीजिए और उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे।